हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी, कॉन्सेप्ट पे जरूर फोकस करें। राइट, जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सही सॉल्व करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग की तरफ बढ़ना, सो दैट एवरी न्यू थिंग दैट यू लर्न इन एनी वीडियो कैन बी यूज्ड इन द फाइनल एग्जाम टू गेट दैट पर्टिकुलर 2 मार्क्स जो कि आपको रैंक की तरफ आगे बढ़ाते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चंस, अगर आप इस साल के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लीपी क्लासेस लेके आए हैं एक बहुत ही होलिस्टिक कोर्स जहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स डेली लाइव क्लास में डिस्कस होंगे। आप 4000 प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से मेंटर्स आपको माइक्रो और मैक्रो टारगेट्स की तरफ गाइड करते रहेंगे। तो इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए नाउ, पहले 2 क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी बेस्ड है, नॉर्दर्न प्लेन से जुड़े हुए हैं, भब्बर तराई एंड खादर एंड भांगर। नाउ आई वांट टू डिस्कस द एंटायर कॉन्सेप्ट हियर सो दैट आप कभी भी इसका क्वेश्चन गलत ना करें। तो यहां आप सॉल्व कीजिए, लेकिन जरूर कंसेप्ट को देखिएगा, आपको डेफिनेटली कोई लॉजिकल चीज पता लगेगी। तीसरा क्वेश्चन, आपने लैंड यूज कैटेगरीज पढ़ी होंगी, क्लास 12th की एनसीईआरटी में दी है। फैलो लैंड क्या होता है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, तो तीनों डेफिनेशंस पे यहां पर हम फोकस करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, हमारी टेस्ट सीरीज में भी है कि कौन सी वाटर बॉडी अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है। हर साल कोई ऐसा इजी क्वेश्चन आता है और उनके आंसर्स को सही करने की आपने कोशिश करनी है। चौथा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है आपका लोकल विंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी स्कैटर्ड टॉपिक है, बहुत जगह जो है ये डिस्कस किया जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्विकली मैं आपको सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती हूँ। पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जो है हम नॉर्दर्न प्लेन्स पे पहुंचे, बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब हम इंडिया की फॉर्मेशन की बात करते हैं, थोड़ा अगर पीछे जाए, आपको पता है 2 लैंड मासेस थे, लुरेशिया एंड गोंडवाना, और बीच में टेथी सी जो है एग्जिस्ट करता था। यहां से हम पहुंचते हैं आज के सिनारियो पे, जहां पे यहाँ पे हिमालयाज जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हिमालयाज एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई 2 प्लेट्स के टकराने से बने, हमें पता है कौन सी 2 प्लेट्स के टकराने से बने हैं। जब भी यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराई, उसके टकराने से जो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं वो हिमालयाज है। लेकिन ध्यान देना, जब हम यहाँ पे टकराव की बात करते हैं, वील हैव टू रिमेंबर बीच में एक वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती थी, टेथी सी, ऐसी वाटर बॉडी जहां पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स थे। ये मैं क्यों बता रही हूं, लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो हुआ क्या है, एक तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट, एक तरफ आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीच में वाटर बॉडी कौन सी, टेथी सी। अब जैसे जैसे ये प्लेट आपस में टकराने की तरफ आई, बीच में जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो डिपॉजिट्स जैसे जैसे प्लेट आपस में आने लगी, बीच के जो डिपॉजिट्स थे वो ऊपर की तरफ आने लग गए। सो बेसिकली जब ये आपकी प्लेट्स टकराई, तो जो द सेडिमेंट्स हैं दे गॉट कंप्रेस्ड, और कंप्रेस होके उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। ध्यान से देखिए, ये सेडिमेंट्स जो है वाटर बॉडी में, ये कंप्रेस होने लगे और कंप्रेस होके ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है। अब ना मेरे हाथ को ध्यान से देखना, अगर कोई बॉडी में कोई पार्ट ऊपर आया है, यहाँ पे माउंटेन स्ट्रक्चर्स बने हैं, तो नीचे डिप्रेशन भी तो बना है। तो ये जो डिप्रेशन है ना, ये एक्चुअली नॉर्दर्न प्लेन्स थे, और इन डिप्रेशन में इन माउंटेन से बहुत सारी रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट लेके आते रही। अगर आप इसको हिमालयाज मानो, तो ये जो अपर पोर्शन है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स थी, राइट, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो ये रिवर्स जब बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स लेके आने लगी, तो नीचे जो डिप्रेशन थे, वो डिप्रेशन इन रिवर्स के सेडिमेंट से भरना शुरू हो गए। सो बेसिकली हुआ क्या है, जो पोर्शन तो आपका खड़ा रह गया ऊपर, वो एंटीक्लाइन कहलाया, जो ये डिप्रेशंस नीचे बच गए, ये सिंक्लाइन कहलाया। सो बेसिकली ये जो आपका अपर पोर्शन है एंटीक्लाइन, ये हिमालयाज थे, और जो नीचे के डिप्रेशंस थे सिंक्लाइन, ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स थे। अगर मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, कि जो आपके अपर पोर्शंस थे वो तो हिमालयाज आ गए, लेकिन जो नीचे डिप्रेशंस थे ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए। तो ये जो डिप्रेशंस है, ये जो बड़े बड़े गड्ढे जैसे रीजन्स हैं, ये कैसे भरे, यहाँ पे आप देखेंगे रिवर्स हैं, राइट, ब्रह्मपुत्र रिवर है, राइट, यहाँ पे आपकी इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, इनसे जो भी डिपॉजिट्स आए वो इन डिप्रेशंस में जो है इकट्ठे हो गए, और आज ये डिप्रेशंस जो है इन सेडिमेंट्री डिपॉजिट से भर चुके हैं, और आज ये किस फॉर्म में है, ग्रेट प्लेन्स के फॉर्म में है।
ठीक है जी। अब आपको समझ आया कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म शुरू कैसे हुआ है। अगर ये फोल्ड माउंटेन बनी है तो ये साथ में डिप्रेशंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये डिप्रेशंस इवेंचुअली रिवर्स के सेडिमेंट से भर गए और ये आज जो है नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। ठीक है जी। चलिए नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए जिसमें हमें कांस्टेंट कंफ्यूजन होती है। हम हर बार देखते हैं भब्बर, तराई, भांगर, खादर है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। अब हिमालयाज है, ठीक है, हिमालयाज से रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स अपने साथ बहुत सारा जो है डिपॉजिट्स लेकर आ रही है। अब होगा क्या, रिवर बहुत तेजी से आ रही है, ग्रेविटी का इम्पैक्ट है, स्लोप है, तो जितने भी पेबल्स, बोल्डर जैसी चीजें हैं वो हिमालय से तो नीचे आ जाती हैं, राइट, या जो भी लेट्स से माउंटेन सिस्टम्स है उनसे नीचे आ जाती हैं। क्यों? बिकॉज दो चीजें, एक रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा है, तीसरा ग्रेविटी का इम्पैक्ट है, दूसरा ग्रेविटी का इम्पैक्ट है और तीसरा ढलान भी है। लेकिन एक बार ढलान खत्म हो गई, ये प्लेन रीजन में आ गए, अब क्या होगा, अब जो है ये जो वाटर बॉडी है ये बहुत ज्यादा तेज तो नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि जब ढलान में थी तब इनमें स्पीड थी, अब जब ये प्लेन में आ गई तो इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट। अब क्या होगा, पानी तो आगे बह जाएगा, लेकिन ये जो बड़े बड़े पेबल्स, बोल्डर्स हैं, ये यहीं पे इकट्ठे होके रह जाते हैं। इसीलिए जब आपके हिमालयास खत्म होते हैं उसके बाद जो रीजन आता है, आप देखते हो भब्बर, वहां पे आप कहते हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पेबल्स या बोल्डर्स जैसी चीजें रहती हैं, बिकॉज जितने भी हैवी डिपॉजिट्स थे वो यहीं पे इकट्ठे हो गए, क्योंकि अब पानी का फ्लो हो गया स्लो। क्यों स्लो हो गया? बिकॉज आपका जो स्लोप था वो खत्म हो गया और अब प्लेन एरिया शुरू हो गया। दूसरी चीज, अब देखो, जब पानी, ध्यान से सुनना, जब पानी यहां से शुरू हुआ, यहां पे आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स तो रह गए लेकिन पानी तो आगे जा रहा है। अब होगा क्या, बड़े पार्टिकल्स यहां रह गए लेकिन जो पानी में छोटे छोटे फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं वो आगे जो है जाना शुरू हो गए। अब इमेजिन रीजन तराई, यहां पे क्या होगा, पानी है, सॉइल में फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं, विच मीन्स ये रीजन जो तराई वाला रीजन है ये बहुत ही बढ़िया होता है एग्रीकल्चर के लिए, राइट। इन रीजन्स को कभी कभी वेटलैंड्स भी कहते हैं, मार्शी रीजन्स भी कहते हैं। क्यों? डेफिनेटली वाटर बॉडी है, पानी एग्जिस्ट करा है, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल भी है यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज सुनिए, कभी कभी कहते हैं कि भब्बर वाले रीजन में स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है, तराई वाले रीजन में स्ट्रीम्स अपीयर हो जाती है। सो भब्बर में ऐसा नहीं कि स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है, इट इज जस्ट दैट वो इतने बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से निकलती है, हमें दिखती नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ एक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो है माउंटेन से जैसे ही प्लेन में आएगा तो पेबल्स वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे और इनके नीचे वाटर बॉडी बहती है, इसीलिए हमें नहीं दिखती, राइट। लेकिन जब ये इतने फाइन ग्रेन वाले रीजन्स में आ जाती है तराई में, तो दोबारा से हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप भांगर और तराई में डिफरेंस, भब्बर और तराई में डिफरेंस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चीज देखो, ये रीजन हमारा हो गया। तीसरा जो रीजन है भांगर और खादर, इसे एलुवियम रीजन भी कहते हैं, ठीक है। आप देखोगे ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियम कहा जाता है इसे। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये रीजन जो है एक वाटर बॉडी के आसपास होता है, तो मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, ठीक है। अब मान लो ये आपकी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में जो भी डिपॉजिट्स है ना, फ्लड प्लेन्स हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिपॉजिट्स जो है साइड पे इकट्ठे होते जाएंगे। अब होगा क्या कि डिपॉजिट धीरे धीरे जो है वो टाइम दूर जाते जाएंगे, राइट। और आप देखोगे लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स बन जाएगी, इनमें टेरेस लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। क्यों? वाटर बॉडी वाटर जो रेनफॉल से है बहुत बार आ रहा है, फ्लड प्लेन में चेंजेस आ रहे हैं। सो बेसिकली क्या होगा, इनिशियली जो यहाँ पे आपके डिपॉजिट्स थे वो धीरे धीरे करके पीछे होते जाएंगे, लेवल्स ऑफ डिपॉजिट्स बनते जाएंगे, राइट। सो जो वाटर बॉडी के पास का रीजन होगा डेफिनेटली वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, राइट, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है। उतना ही जो दूर वाला रीजन होगा वहां पे आप देखोगे लेवल्स बनते जाएंगे, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा। क्यों? बिकॉज जितना जितना पुराना डिपॉजिट होगा उतना उतना लेवल्स बढ़ता जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर कि इनिशियली तो आप देखोगे कि वाटर बॉडी रहेगी, जितना दूर जाते जाओगे पुराना जो है आपका सॉइल का स्ट्रक्चर रहेगा जिसके टेरेसेस बनेंगे, राइट, क्योंकि लेवल बाय लेवल डिपॉजिट होता जाएगा, उन्हें आप कहोगे भांगर। लेकिन जो रिवर के वाटर बॉडी के आसपास की जो सॉइल है डेफिनेटली वो और ज्यादा इंटेंस एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती है।
ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, नॉर्दर्न प्लेन्स में भाबर में क्या था, द फर्स्ट जोन, राइट, कि वो जो थे रिवर्स या स्ट्रीम जो कि माउंटेन से आ रही हैं, पहले रीजन में हैवी रॉक्स एंड बोल्डर्स को जो है लेके आती हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे कभी कभी पानी डिसअपियर हो जाता है, बट एक्चुअली क्या हो रहा था, डिसअपियर नहीं हो रहा था, उन पेबल्स एंड बोल्डर्स के नीचे बह रहा था। इनके कंपैरिजन में जब हम तराई में जाते हैं तो हमें लगता है रिवर री इमर्ज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे वाटर बॉडी आप देखोगे मार्शी और स्वम्पी कंडीशंस बनाएगी, विच इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए भी। तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो बेसिकली इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या है, नाइदर वन नॉट टू। इसी का अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, राइट, भांगर और खादर, राइट, तो आप क्या देखोगे, जो वाटर बॉडी के आसपास की सॉइल है वहां पे आप देखोगे यंगर डिपॉजिट्स हैं और ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती है। वहीं पे जो ओल्डर डिपॉजिट्स हैं, राइट, वो टेरेस लाइक फीचर भी बनाते हैं, बिकॉज विद टाइम लेयर बाय लेयर आपका सॉइल जो है कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं, तो आपका आंसर है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो आई होप अब आप नॉर्दर्न प्लेन्स पे कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए क्विकली थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। आपसे पूछा हुआ है ऐसी लैंड जो 1 साल या उससे कम एग्रीकल्चर ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ी जाए, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है करंट फैलो। तो 3 आपको चीजें पता होनी चाहिए। यदि किसी लैंड को 1 साल या उससे कम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाए तो उसको करंट फैलो लैंड कहते हैं। अगर किसी लैंड को मोर देन 5 इयर्स के लिए फैलो छोड़ा जाए तो उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं, राइट। फैलोइंग क्या होता है, जब लैंड को रेस्ट किया जाता है, राइट, कोई भी उस पर काम नहीं होता। और तीसरा, जो भी 1 से 5 साल के बीच में जो लैंड को फैलो छोड़ा जाता है उसको कहते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो। तो 3 डेफिनेशंस हैं, आपको तीनों की तीनों याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है अंडमान से निकोबार को। आपका आंसर क्या होना चाहिए, 10 डिग्री चैनल। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक ऐसी विंड है जो कि एल्प्स की हॉट विंड है, राइट। ये ड्राई वार्म होती है जब ये माउंटेन रेंज के लीवर्ड साइड पे होती है। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पे। इसका बेनिफिट क्या है कि ये जब विंड दूसरी तरफ पहुंचती है तो ये स्नो को मेल्ट करती है और राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स में भी हेल्प करती है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, चिनूक, सिरोको, फुहियान, हार्बर्टन। तो आपका करेक्ट आंसर है सी। मैंने आपको कुछ विंड्स के बारे में चीज बताती हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे है आपके एल्प्स माउंटेन्स। तो अगर आप देखिए सहारा डेजर्ट से आपकी जो विंड है वो चलना शुरू करती है, राइट। अब जब वो सहारा डेजर्ट से चली थी तो वो बिल्कुल ड्राई विंड थी, हॉट विंड थी। क्यों, सहारा डेजर्ट से आ रही है, उसका नाम था सिरोको। बट बीच में यहाँ पे आ गया आपका मेडिटेरेनियन सी। अब होगा क्या, मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके ये पहुंच जाएंगी यहाँ पे, ये है आपके एल्प्स माउंटेन। अब होता क्या है, यहाँ पे आपकी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि जब भी वाटर बॉडी से विंड माउंटेन की तरफ जाती है, माउंटेन के एक तरफ तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, राइट। यानी कि जब ये विंड माउंटेन के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि मॉइस्चर एक ही तरफ आ चुका है, बाय द टाइम इट गोज टू द अदर साइड ये ड्राई बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो बेसिकली व्हेन इट रीचेस द अदर साइड मॉइस्चर जो है शेड हो चुका होता है, नाउ इट बिकम्स अ ड्राई विंड। तो फहियान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एल्प्स की तरफ जाती है, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, और एल्प्स के दूसरी तरफ जाने पे आप देखेंगे ये जो है स्नो को क्लियर करती है और ग्रेप्स की राइपनिंग में भी हेल्प करती है। इसी तरह की एक विंड है आपकी चिनूक, यहाँ पे है आपके रॉकी माउंटेन्स। तो जब ये रॉकी माउंटेन्स से होके दूसरी तरफ जाती हैं, यहाँ भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। और इसका एडवांटेज क्या है कि रॉकी माउंटेन्स के यहाँ पे जो आपके ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे ये स्नो को मेल्ट करती है। तो चिनूक को आप देखते हो बिकॉज ये वहाँ पे स्नो को मेल्ट कर रही है, इससे स्नो ईटर भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए सिरोको का ही एक और जो वर्जन है आप देखेंगे उसे खमसन भी कहते हैं, राइट। और यहीं पे आप देखेंगे एक और विंड जो सहारा डेजर्ट से आ रही है, दैट इज हार्माटन। इसको जो है डॉक्टर विंड भी कहा जाता है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे जो विंड्स थी इनके बारे में मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं। आप चाहे तो इस जो डिस्कशन है इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई हैव टोल्ड यू ऑल द डिटेल्स। ठीक है जी। सो आई होप हमने कुछ नया सीखा है कैटेगोरिकली नॉर्दर्न प्लेन्स के कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में जब आपको आंसर्स लिखने के लिए आते हैं यही कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ बिफोर आई लीव, आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द क्रैश कोर्स। आप चाहे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर से इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं व्हिच विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर। तो आप किसी भी इनिशिएटिव से हमसे जुड़ सकते हैं। बस इतनी ही हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करें। और दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।